पाकिस्तान के खिलाफ लगातार हिंदुस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई जारी है। जी हां, पाकिस्तान ऐसा कोई मौका चूकता नहीं है जिसमें वो हिंदुस्तान पर निशाना न साधे। और ऐसे में कई आतंकी संगठनों की मदद ली जाती है पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा, ताकि पाकिस्तान के जरिए हिंदुस्तान को जख्म दिया जाए। इन जख्मों का आज जवाब पाकिस्तान को देना भारी पड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि भारतीय सेना ने, बीएसएफ ने तकरीबन 15 पाकिस्तान के रेंजर्स को मौत के घाट उतार दिया है। और जो जबरदस्त गोलाबारी हुई है उसमें पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे आज हमारे जवानों ने हमें गर्व का एक और मौका दिया। पहले सर्जिकल स्ट्राइक का दिखाया दम, फिर सरहद पार जाकर किया दुश्मनों का संहार। अब पाकिस्तान पर काल बनकर टूटे हिंद के योद्धा। पाकिस्तान की एक गलती उसके लिए कितनी भारी पड़ती है, यह बात अब पाकिस्तान को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। शहादत का बदला कैसे लिया जाता है, यह हिंदुस्तान के शूरवीरों ने पाकिस्तान को दिखा दिया है। धोखे से वार करना पाकिस्तान की आदत में शुमार है। एक दिन पहले ही सांबा सेक्टर में पाक की गोलीबारी से बीएसएफ जवान शहीद हो गया था। उसके चंद घंटों बाद ही हिंदुस्तान के रणबांकुरों के हथियार दुश्मनों पर काल बनकर टूट पड़े। गोली का जवाब गोले से दिया गया और तिनके की तरह पाकिस्तान के पोस्ट हवा में उड़ गए। पाकिस्तानी फौज की सारी हेकड़ी धुआं धुआं हो गई। 10 से 12 पाकिस्तानी रेंजरों के ढेर होने की खबर है। कई चौकियों के तबाह होने की बात सामने आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि हिंदुस्तान के एक्शन से पाकिस्तान के हथियारों के जखीरे को भी भारी नुकसान हुआ है। सॉलिड रेस्पॉन्स जो है बीएसएफ की तरफ से दिया गया, जिसमें कि पाकिस्तान का जो है काफी जानी माल का नुकसान हुआ है। पोस्ट के अंदर जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हुआ है, उनका सोलर पैनल्स हैं वो डैमेज हुए हैं, वेपन डैमेज हुए हैं और उनकी पोस्ट पे काफी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसे उसकी हिमाकत की इतनी बड़ी सजा मिलेगी। 25 दिसंबर को पाकिस्तान ने इसी तरह की हिमाकत की थी, तब भी हिंदुस्तान ने कड़ी कार्रवाई करते हुए पाक के रावलकोट सेक्टर के रुख चाकरी क्षेत्र में 3 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था। इस बार भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। क्या पाकिस्तान को इसी तरह से जवाब मिलता रहेगा? बिल्कुल, जो है जैसे पहले भी पास में भी मिलता रहा है, कल भी मिला है और आगे भी मिलेगा। बीएसएफ ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की हर हिमाकत की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान अगर एक गोली चलाएगा तो हिंदुस्तान गोले बरसाएगा। पाकिस्तान अगर एक भारतीय जाबाज को निशाना बनाएगा तो हिंदुस्तान उसके 10 जवानों को ढेर करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। मौजूदा भारत सरकार की यह नीति है पाकिस्तान को लेकर, तुम हमें ईंट मारो हम तुम्हें पत्थर से मारेंगे। और यही मुंहतोड़ जवाब देने का तरीका है भारतीय फौज का। पिछले 2 साल के इतिहास को अगर पलट कर देखें तो ऐसा लगता है जैसे कि पाकिस्तान को सबक सीख लेना चाहिए था, क्योंकि हर मौके पर जब पाकिस्तान की तरफ से नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया गया या सीज फायर में इतनी ज्यादा बमबारी की गई कि हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा, तो हिंदुस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। और यह पहला मौका नहीं है जो आज हुआ है। आपको हम दिखा रहे हैं कि पिछले 2 साल में हिंदुस्तान की फौज ने पाकिस्तान के नाक में कैसे दम कर रखा है। सितंबर 2016 ये वो तारीख है जिसे पाकिस्तान के लिए भुला पाना आसान नहीं है। ये वो तारीख है जब हिंदुस्तान के वीरों ने सरहद लांघ कर आतंक के अड्डों को न केवल नेस्तनाबूद किया था, 40 आतंकी को मार गिराया, बल्कि रास्ते में आने वाले हर पाकिस्तानी जवान को मार गिराया। उरी में हुए आतंकी हमले का नतीजा थी ये सर्जिकल स्ट्राइक, जिसके जख्मों से पाकिस्तान आज तक उबर नहीं पाया है। इस सर्जिकल स्ट्राइक की धमक पूरी दुनिया में सुनाई दी थी। इस कार्रवाई के बाद कुछ दिन तो पाकिस्तान के तेवर शांत थे, लेकिन पाकिस्तान ने फिर सीमा पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। लेकिन उसे हर बार गुस्ताखी का अंजाम भुगतना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक बीते 26 दिसंबर को भी पाकिस्तान हिंदुस्तान ने करारा जवाब दिया
जब हिंदुस्तान के शूरवीरों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर के पास बॉर्डर क्रॉस किया और पाकिस्तान के बलोच रेजिमेंट के 3 कमांडो को ढेर कर दिया। सूत्रों के मुताबिक हिंदुस्तान के 5 कमांडो ने इस काम को 45 मिनट में अंजाम दिया। अब एक बार फिर बीएसएफ के जाबाजों ने पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया है और ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, चाहे इसके लिए भारतीय जवानों को पाकिस्तान की धरती में क्यों ना घुसना पड़े। डी न्यूज़ नेशन। और आइए आपको बताते हैं आखिरकार कश्मीर और पाकिस्तान को लेकर हिंदुस्तान की नीति क्या रही है, किस तरीके से हम लगातार आतंक के खात्मे के लिए कोशिश करते चले जा रहे हैं। फिलहाल फौज को एक तरह से खुली छूट मिली हुई है कि वो आतंक से निपटने के लिए कोई भी कारगर कदम उठा सकती है। जो आर्मी एक्ट है उस पर अभी प्रतिबंध हटा दिया गया है। गोली का जवाब गोले से देने की नीति पर फिलहाल भारतीय फौज काम कर रही है। कश्मीर में आतंकवादियों को सिरे से खत्म करने के लिए तमाम खुफिया सूत्र का इंतजाम किया जा रहा है और उसके जरिए आतंकवादियों को ढूंढ निकाला जा रहा है। इसके साथ साथ जैसा कि आप लगातार न्यूज़ नेशन पर देखते रहे हैं, ऑपरेशन ऑल आउट का भी पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके तहत पिछले 1 साल में 200 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया है। और इससे बड़ी बात यह है कि सेना ने घाटी में अब तक 258 आतंकियों की लिस्ट बनाई है जो कि उनके हिट लिस्ट पर हैं और इन तमाम लोगों को मार गिराने की एक तरह से तैयारी है। अगर आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान सिर्फ सीमा पार से घुसपैठ करने की कोशिशें करता है या फिर सीमा का उल्लंघन करता है, नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान हर तरह से हिंदुस्तान को परेशान करने की कोशिश कर रहा है और इसका सबसे ताज़ा सबूत है कुलभूषण जाधव का वो वीडियो जो पाकिस्तान ने आज जारी किया है। इसे प्रोपेगेंडा के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस कुलभूषण यादव की पत्नी और माता का इतना बुरे तरीके से व्यवहार किया जाए और उनके साथ बदसलूकी की जाए, क्या वो कुलभूषण यादव कभी भी एक वीडियो में ये कह सकते हैं कि आज दरअसल वो प्रसन्न हैं कि पाकिस्तान ने उन्हें यह मौका दिया जिसमें वो अपनी मां और अपनी पत्नी से मिल सके? जाहिर सी बात है यह प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं। My dad is very beautiful. I've done a very good thing here and they've taken care of me. They have not harmed me, they have not touched me. And my mother was basically very happy to see me in a good state. My physical fitness, and she was really very satisfied and felt very, she said also, I'm feeling very relaxed after seeing you. I'm satisfied. She said a dua, which is among the Hindus very common for me. But I have to say one thing very important here for the Indian public and the Indian crowd and the Indian government and people in Navy, that my commission is not gone. I'm a commissioned officer of the Indian Navy. इस वीडियो को देखकर आप पूरी तरीके से यकीन कर सकते हैं कि यह प्रोपेगेंडा वीडियो है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कुलभूषण यादव सेना में कार्यरत नहीं थे जब उन्हें पकड़ने का दावा पाकिस्तान ने किया। इस पर कई सवाल भी खड़े होते हैं। आइए सबसे पहले आपको यह बताएं कि आखिरकार क्या मकसद है इस पूरे वीडियो को जारी करने का। दरअसल पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने पक्ष को मजबूत करना चाहता है कि भारत जासूसी करवा रहा है और बलूचिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों को मजबूती दे रहा है। भारत के खिलाफ सबूत उगाने का इससे बेहतर तरीका नहीं है कि भारतीय फौज में काम कर चुके एक रिटायर्ड अधिकारी को जासूस के तौर पर प्रस्तुत किया जाए और उसके बाद उनसे जबरन बातचीत के जरिए यह बात साबित की जाए कि भारत आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, जबकि दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान न तो मानवाधिकार का उल्लंघन करता है और न ही इस तरह की बातों पर कभी जोर देता है। पाकिस्तान दरअसल इस पूरे मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक बार पहले ही मुंह की खा चुका है। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपने केस और मुकदमे को मजबूत करने की कोशिश में पाकिस्तान लगा हुआ है। जाहिर सी बात है इस प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए पाकिस्तान का यह सबसे बड़ा मकसद है। 3 तलाक, ऐसा लगता है कि यह बिल कभी भी शायद बाहर एक कानून की शक्ल ले ही ना पाए। कम से कम जिस अंदाज में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के सामने भिड़ रहे थे, जाहिर सी बात है यह कानून बनेगा और एक दिन तो बनेगा ही। लेकिन इस कानून को लेकर जो तमाम व्यवधान सामने आ रहे हैं वो अपने आप में दीगर हैं। राज्यसभा में आज 4 घंटे की बहस का वक्त रखा गया था, जिसमें जबरदस्त
पैरोकारी दोनों तरफ से की गई, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या फिर विपक्ष की बात करें। लेकिन विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा कि इस बिल को कानून बनाए जाने से पहले इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाना चाहिए, जबकि सत्ता पक्ष इस बिल को कानून बनाने के लिए लगातार पैरोकारी करता रहा और इसी तरह से इस पूरे मामले पर दिन भर हंगामा होता रहा। नियमों के मुताबिक दोनों नहीं है और इसलिए मैंने कल भी आग्रह किया था कि जो मैंने ऑब्जेक्शन रेज किया है, मैं चेयर से रूलिंग मांगता हूं कि प्लीज रूल ऑन द वैलिडिटी ऑफ दीज मोशन। दिस इज हेल्ड इन अ पार्लियामेंट्री रूलिंग ऑफ 1958। ओके सर, अगर आप बिल को सैबोटाज करना चाहते हो तो आप सिलेक्ट कमेटी से डिस्क्वालिफाइड हो। ये पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट। ओके नाउ तलाक के खिलाफ है, इसमें जो एंटी वुमेन प्रावधान है उनके खिलाफ के बिल के हक में है, बिल के हक में है प्रावधान जो है जिसमें जब तक उसका पति जेल में रहेगा तब तक उसको उस प्रावधान के खिलाफ। तो राज्यसभा में बवाल मचा रहा और जाहिर सी बात है आप ये सोच रहे होंगे कि इस बिल को लेकर जहां सभी लोग एक मत रहे तो आखिरकार ये विवाद है तो क्यों है। दरअसल इसमें एक बहुत छोटा विवाद का अंश है और वो विवाद सिर्फ इस बात को लेकर है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी को 3 तलाक दिया, यानी कि एक सांस में 3 बार तलाक बोला, तो उस व्यक्ति के ऊपर कानूनी तौर पर सजा हो सकती है और सजा को मुकर्रर करने का अधिकार मैजिस्ट्रेट का होगा जो इस मामले को सुन रहा है और वो मैजिस्ट्रेट 6 महीने से लेकर 3 साल तक की कैद बामुशक्कत उस व्यक्ति को दे सकता है। विपक्ष इस बात पर अड़ा है कि आप सजा का प्रावधान इसमें नहीं रख सकते क्योंकि ये एक सिविल मामला है, यानी कि पारिवारिक मामला है और पारिवारिक मामले को आपराधिक मामले से नहीं जोड़ा जा सकता और इसी को लेकर विवाद है। अब बड़ा सवाल यह है कि सरकार जानती है कि लोकसभा में इस बिल को पारित कराना तो उसके लिए आसान है, लेकिन राज्यसभा में जहां न तो उसके पास बहुमत है और ना ही समर्थन, वहां इस बिल का हर्ष वही होगा जो अभी हो रहा है। तो सरकार ने इस बिल को राज्यसभा में क्यों पेश किया? अब इस सवाल का जवाब हम आपको इस तरह से समझाएं कि दरअसल सरकार ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। देखिए जरा। 3 तलाक बिल पर मोदी सरकार का पक्ष। मैं चेयर से रूलिंग मांगता हूं कि प्लीज रूल ऑन द वैलिडिटी ऑफ दीज मोशन। 3 तलाक बिल पर विपक्ष के सवाल। हक में है प्रावधान जो है जिसमें जब तक उसका पति जेल में रहेगा तब तक उसको उस प्रावधान के खिलाफ। देर शाम तक चली राज्यसभा की कार्यवाही में 3 तलाक बिल पर कोई फैसला नहीं हो पाया। विपक्ष के बढ़ते शोर शराबे के बाद उपसभापति ने शुक्रवार तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी, यानी कल शीतकालीन सत्र में 3 तलाक बिल के लिए आखिरी मौका है। सेलेक्ट कमेटी की मांग पर अड़ा है विपक्ष। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, लेफ्ट ने रखी मांग। आरजेडी, बीजेडी, एआईडीएमके भी अपने स्टैंड पर कायम। विपक्ष की मांग से मोदी सरकार सहमत नहीं। बिल में अपराध वाले क्लॉज पर फंसा है पेंच। लोकसभा में 7 घंटे की बहस में पास हो गया था बिल। राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत न होने से बिल पर सस्पेंस है। अगर शुक्रवार को बिल में कोई संशोधन आया और बिल पास हो गया तो फिर इसे लोकसभा में लाना होगा। विपक्ष मोदी सरकार पर यह आरोप लगा रहा है कि वो खुद बिल पास नहीं करवाना चाहते। उन्होंने कहा कि हमारे लिए जीएसटी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिया। और पोजीशन 3/4 लोग ये चाहते थे कि इसको आज टेकअप किया जाए, आज इस पर विचार शुरू किया जाए, तो सरकार भागी है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि बिल में जो प्रावधान है उसको लेकर मोदी सरकार अपने स्टैंड पर कायम है। कांग्रेस ने दोहरा रवैया अपनाया हुआ है। लोकसभा में उन्होंने बिल के साथ वोटिंग किया, किंतु राज्यसभा में वो बिल को पास नहीं कर रहे हैं और डिले कर रहे हैं जी, इसलिए सेलेक्ट कमेटी की बात कर रहे हैं। राज्यसभा की अग्नि परीक्षा में 3 तलाक बिल पास होगा या सेलेक्ट कमेटी में जाएगा, इसको लेकर इंतजार और लंबा होता जा रहा है। कल का दिन बचा है, देखना यह है कि कल ट्रिपल तलाक का बिल राज्यसभा से पास हो पाता है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।
मौजूदा समीकरण को देखते हुए इस बात को आप मान सकते हैं कि कम से कम कल ट्रिपल तलाक का बिल राज्यसभा से पारित नहीं होगा, बल्कि उसे सिलेक्ट कमेटी में भेजने पर ही सरकार को तय होना पड़ेगा या फिर यह बिल लैप्स होता दिखाई देगा। अब सवाल यह है कि आखिरकार इस तरह की राजनीति करने का मतलब क्या है। वो हम आपको इस तरीके से समझाएं कि संसद में जो हुआ उससे लेकर अब सड़क पर संग्राम होगा, और यही तो आखिरकार राजनीति का आधार है। कोई इस बात का इनको यही खतरा है कि क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट तो देश को मिलेगा और इनको भी मिलता। अगर बिल पास होता तो सभी को मिलेगा, क्योंकि बिल का विरोध करना अलग बात है, बिल को पास ना होने देना भी विरोध जैसी ही बात है। ये हाउस है, हाउस तय करेगा। ये कौन होते हैं? यानी आप कह रहे हैं सरकार की मंशा ही नहीं इस बिल को पास। इनका मन ही नहीं है बिल पास करना। इनका केवल दृष्टिकोण ये है कि किसी तरीके से इनको राजनीतिक फायदा हो जाए। कांग्रेस का जो दोगला रवैया है कि लोकसभा में और पत्रकारों के सामने कहना जी हम तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन राज्यसभा में जब बात आती है कि इसके ऊपर आप चर्चा कीजिए, इसको पारित करवाइए, तब पारित नहीं करवाती। तो दूध का दूध पानी का पानी तो जनता के सामने हो ही गया है। और आज देख लिया ये सब ड्रामाबाजी करके वो लोग एक जीएसटी अमेंडमेंट बिल लाया, बिकॉज दे डू नॉट हैव द गट्स टू वांट टू एम्पावर विमेन। टुडे द बीजेपी इज एक्सपोज्ड, द एंटायर ऑपोजिशन एक्सपोज देम। बड़ा बड़ा बात करता है लेकिन पार्लियामेंट में लोग को धोखा देता है। तो देख लिया आपने, सड़क का ये संग्राम ज्यादा जरूरी था सभी के लिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। और इसी वजह से ट्रिपल तलाक के इस मुद्दे पर इस तरह की जद्दोजहद हो रही है, और ये जद्दोजहद इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि अगर राजनीतिक विश्लेषणों की बात माने तो ट्रिपल तलाक का बिल जून जुलाई से पहले पारित होता दिखाई नहीं देगा। क्या हो जाए कहना बड़ा मुश्किल है। आइए एक खबर ऐसी दिखाएं जो आपसे वाकई में जुड़ी है इस संबंध में, क्योंकि अब एटीएम मशीन से आपने हाल फिलहाल में गौर किया होगा 2000 रुपए के नोट बहुत कम निकल रहे हैं, ज्यादातर 500 रुपए के नोट निकल रहे हैं। अब आरबीआई ने सभी बैंकों को यह निर्देश दिया है कि ज्यादा से ज्यादा आप एटीएम मशीन से 200 रुपए के नोट निकालें। इससे अब यह माना जा रहा है कि तकरीबन 1100 करोड़ का नुकसान होगा सभी बैंकों को, क्योंकि सभी एटीएम्स को रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा और इसके जरिए तमाम एटीएम्स में से 200 रुपए के नोट निकालने के प्रावधान भी करने पड़ेंगे। अब बड़ी बात यह है कि अगर जिस तरीके से यह बात सामने आ रही है कि आखिरकार 2000 रुपए के नोट का क्या होगा, सरकार इसे बंद नहीं कर रही, कम से कम अभी तक तो इस पर कोई भी नोटिफिकेशन सामने नहीं है। लेकिन हां, यह जरूर है कि सरकार चाहती है कि मार्केट में 2000 रुपए के नोट कम से कम हो। यानी कि अगर आपके पास 2000 रुपए के नोट हैं, आप उसे खर्च कीजिए, लेकिन शायद वो दोबारा आपके हाथ लगे ही ना, क्योंकि वो फिर सरकार जब्त कर लेगी। और अब बात करते हैं चारा घोटाले की। लालू प्रसाद यादव, जो कि आरजेडी के मुखिया और अध्यक्ष हैं, उनकी किस्मत का फैसला चारा घोटाले को लेकर होने वाला है और उन्हें सजा दी जानी है, क्योंकि उन्हें दोषी तो पहले ही करार दिया जा चुका है। लेकिन सीबीआई की विशेष अदालत लगातार लालू प्रसाद यादव को सजा दिए जाने के मामले में 2 दिनों तक इसे घसीटती रही, और ऐसा माना जा रहा है कि कल शायद सजा का ऐलान होगा और पता चलेगा कि लालू प्रसाद यादव कितने दिनों, महीनों या साल के लिए जेल में होंगे। लेकिन इसके साथ ही एक ऐसी खबर आ गई है जिसने लालू प्रसाद यादव के इस मामले को सुर्खियों में बटोर दिया है, और खबर यह है कि इस पूरे मामले का जज, यानी जो सीबीआई के विशेष कोर्ट के जज हैं, उन जज साहब को अब बार बार यह कहा जा रहा है कि भाई साहब आप जल्दी कीजिए। उन्होंने ये टिप्पणी दी है कि लालू प्रसाद यादव के मामले की जानकारी के लिए उन्हें कई बार फोन आ रहे हैं। उनसे यह भी कहा जा रहा है कि आपके लिए मेरे पास कई लोगों की सिफारिश आ रही है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव को कहा, उन्होंने कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ कानून का पालन करूंगा। जाहिर सी बात, आप समझ सकते हैं कि ये क्या मामला है जो अब अदालत में सामने है। अब दोषियों पर माफ कीजिएगा, बात हम करते हैं महाराष्ट्र की। 200 साल पुराने युद्ध पर अगर हम पुणे में जिस तरह से बात कर रहे हैं, वहां कोरेगांव में हिंसा जैसी भड़की, उसके बाद महाराष्ट्र में हमने तमाम हिंसा की वारदातों को देखा, और अब यह हिंसा देश के कई हिस्सों में आती हुई दिखाई दे रही है।
सबसे पहले आपको हम ये दिखाएं कि अब गुजरात के जूनागढ़ में भी हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। बुरहानपुर में भी, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां पर भी दलित हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। पंजाब चंडीगढ़ में भी दलित हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं और उसके साथ साथ अन्य जगहों पर भी। और हम ये भी आपको बताना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में इस बारे में जो एक प्रदर्शन हो रहा था उस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई, वो रोका गया, वापस लिया गया। लेकिन इसके साथ ही अब ये मामला आगे बढ़ रहा है और कई दलित नेताओं को अब घेरे में लेने की कोशिश हो रही है, जैसे कि जिग्नेश मेवानी और साथ ही साथ उमर खालिद जो वहां मौजूद थे। तो इन तमाम लोगों पर मुकदमा तो दर्ज किया गया है, लेकिन अब इनके ऊपर कार्रवाई की बात भी सामने आ रही है। ये हॉल की परमिशन सब मिली थी, फिर भी हमको हटाया गया। पुलिस दादागिरी कर रही है। परमिशन उन्होंने लिया ही नहीं था तो देने का सवाल नहीं आता है। 144 ऑलरेडी इट इज देयर। मुंबई पुलिस की कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों का हंगामा। ये तस्वीरें हैं मुंबई के विले पार्ले इलाके की, जहां राष्ट्रीय छात्र सभा रद्द होने से छात्र नेताओं और समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। इस कार्यक्रम में गुजरात के दिग्गज दलित नेता जिग्नेश मेवानी और जेएनयू के छात्र नेता उमर खालिद को भी पहुंचना था। मुंबई के विलेपार्ले में होने वाले राष्ट्रीय छात्र सम्मेलन के लिए मुंबई पुलिस ने परमिशन देने से मना कर दिया है। इसी हॉल में, दरअसल विलेपार्ले की इसी हॉल में राष्ट्रीय छात्र सम्मेलन का आयोजन आज होना था और इस आयोजन में जिग्नेश मेवानी और उमर खालिद जो है वो भाषण देने वाले थे। इसी के चलते पुलिस ने यह परमिशन नहीं दी। राष्ट्रीय छात्र सभा के कार्यक्रम रद्द होने से आयोजक भड़क उठे और नारेबाजी करने लगे। उन्नाव में हंगामा जो हुआ हो, इससे कुछ संबंध नहीं है, कुछ संबंध नहीं है, इधर उसकी कोई संबंध नहीं है, कोई कुछ संबंध नहीं। हम ही जाते हैं, हमें पकड़ा उन्होंने। इसके बाद जुहू पुलिस थाने के बाहर हल्ला बोल शुरू हो गया। काफी देर तक हंगामा होता रहा। मुंबई पुलिस कह रही है कि जब कार्यक्रम के लिए इजाजत नहीं दी गई थी तो छात्र क्यों जुटे। पुणे के भीमा कोरेगांव में हिंसा के बाद जिस तरह से महाराष्ट्र में तनाव का माहौल है, ऐसे में कानून व्यवस्था को बनाए रखना फिलहाल मुंबई पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। जो बंदोबस्त है वो बढ़ा दिया है और जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उमर खालिद और जिग्नेश मेवानी के लोग जो सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें डिटेन कर लिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र जाधव के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है कि आखिरकार दलित समुदाय आज इतना द्रवित क्यों है, इस तरह की हिंसक प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं जो आज बड़े पैमाने पर दिख रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले 2.5 साल में हमारे देश में दलित समाज का नेतृत्व करता हुआ एक नया वर्ग सामने आया है जो नौजवानों का है। और ये नौजवान पहले के दलित नेताओं के मुकाबले कहीं ज्यादा आक्रामक हैं। शायद यही वजह है कि आज हिंसा एक हथियार बन चुका है। गुजरात में दलित आंदोलन से सुर्खियों में आए जिग्नेश मेवानी, जेएनयू विवाद के चर्चा में रहे छात्र नेता उमर खालिद। अब इनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। नए साल पर जिस तरह से पुणे के भीमा कोरेगांव में हिंसा फैली, उसको लेकर पुणे पुलिस ने जिग्नेश मेवानी और उमर खालिद के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन पर 31 दिसंबर को भीमा कोरेगांव में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा है। पुणे के विश्राम बाग पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। इन पर आईपीसी की धारा 153A, 505 और 117 के तहत आरोप दर्ज है। जिग्नेश और उमर खालिद के खिलाफ सर्च वारंट भी जारी हो चुका है। हम आपको बता दें कि एफआईआर जो है वो इंडियन पीनल कोड की धारा 153A, मतलब दो समुदायों के बीच में वैमनस्य फैलाने का आरोप, इसके अलावा 505 मतलब कुछ ऐसा बयान देकर समाज में असमंजस की स्थिति पैदा करना, और तीसरा जो सेक्शन लगाया गया है वो है 117 मतलब एक ऐसा अपराध जो 10 से ज्यादा लोगों ने मिलकर एक साथ किया हो। जिग्नेश और उमर खालिद पर शिकंजा कसा तो विरोधी सरकार की मंशा पर सवाल उठाने लगे। बीजेपी भी विरोधियों पर पलटवार कर रही है। कि उनकी वकालत करूंगा मैं कि उन पर जो पाबंदी लगाई है वो गलत है। और आज युवाओं को इस 2018 में आने वाली सदी में भारत को आगे ले जाना चाहिए, तो अभी भी जाति और भाषाओं में और रिलीजन में उनको बांटते हैं। ये बहुत दुखद बात है। महाराष्ट्र हिंसा ने दलितों से जुड़ी उन घटनाओं को भी ताज़ा कर दिया जिस पर खूब हंगामा हुआ था। 17 जनवरी 2016 को हैदराबाद में पीएचडी छात्र रोहित वेमुला ने खुदकुशी कर ली थी। पूरे देश में रोहित वेमुला केस पर खूब हंगामा हुआ था। 14 अप्रैल 2016 को सहारनपुर के शबीरपुर में जातीय हिंसा भड़की थी।
दलितों के घर जलाने के आरोप लगे। इसको लेकर सड़क से संसद तक खूब हंगामा हुआ। 11 जुलाई 2016 को गुजरात के ऊना में दलित युवकों की पिटाई का वीडियो आया। इसके बाद गुजरात में दलित आंदोलन हुआ। आंदोलन से जिग्नेश मेवाड़ी बड़े दलित नेता के तौर पर उभरे। 20 अक्टूबर 2015 को फरीदाबाद के सुनपेड़ गांव में जातीय हिंसा हुई थी। दलितों के घरों में आगजनी को लेकर पूरे देश में हंगामा हुआ। दलितों के दमन की ये लिस्ट कहीं लंबी है। ऐसे तमाम मौकों पर आग तब और भड़क जाती है जब दबंगों के दबाव में कार्रवाई के नाम पर लीपापोती होने लगती है और दलितों को नाइंसाफी का डर सताने लगता है। पुणे से विकास श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां इतनी जबरदस्त तरीके से बर्फबारी हो रही है कि वो देश तबाह है। अब ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि क्या वाकई में अब हमारे दुनिया में एक नया युग आ सकता है? क्या हिम युग एक बार फिर वापस आ सकता है? और वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से बर्फबारी ब्रिटेन, स्कैंडिनेवियन देशों में, उसके साथ साथ अमेरिका, रूस में हो रही है, ये एक नई जानकारी सामने आ रही है और ये माना जा रहा है इस जानकारी के आधार पर कि हो सकता है कि अगले 30 साल में इन तमाम देशों में मिनी हिम युग जैसी स्थिति आ जाए। दुनिया भर में बर्फासुर का कोहराम, बर्फबारी तोड़ रही है 100 साल से भी ज्यादा पुराने रिकॉर्ड। ठंड से जमती जा रही है दुनिया, हर ओर मचा है हाहाकार और अब सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है ग्लोबल कूलिंग का। भारी बर्फबारी और तेज बर्फीली हवाओं ने रूस के साइबेरिया, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ब्रिटेन, आयरलैंड, उत्तर पश्चिमी यूरोप के आधे से ज्यादा देश और उत्तरी चीन के करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। अमेरिका हो, यूरोप हो, एशिया में चीन हो या फिर भारत, हर जगह बर्फबारी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नॉर्थ अमेरिका में तो रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी जानलेवा कहर ढा रही है, जहां -34 डिग्री के टॉर्चर ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। अरब के रेगिस्तान तक में बर्फ पड़ी है तो ठंड से दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल भी जम गया है। यह बर्फबारी है या हिमयुग का अलार्म? हिमयुग के बढ़ते खतरे पर ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने भी मुहर लगा दी है। तो क्या अब दुनिया पर सबसे बड़ा खतरा हिमयुग का मंडरा रहा है? क्या आने वाले सालों में सूरज स्लीप मोड में चला जाएगा? क्या ठंड का ऐसा प्रकोप होगा कि धरती बर्फ की चादर ओढ़ लेगी? क्या धरती बर्फ का गोला बन जाएगी? टीम न्यूज़ नेशन। ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी के कुछ वैज्ञानिकों ने अपने तमाम डेटा के आधार पर एक तस्वीर प्रस्तुत की है। ऐसा माना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ते प्रदूषण की वजह से पूरे की पूरी प्रकृति का सिस्टम अपने आप बदल रहा है। उन तमाम देशों से सर्दियों के मौसम में जब हॉट स्ट्रीम्स निकला करती थी, जेट स्ट्रीम्स, वो तमाम हॉट स्ट्रीम्स अपना रास्ता बदल रही हैं और ऐसे में ठंड कहीं ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। और इसी वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि मौसम में हो रही इन तब्दीलियों के वजह से क्या ऐसा संभव है कि अगले 30 साल में मिनी हिमयुग यानी कि मिनी आइस एज का आगमन हो सकता है और ये तमाम देश जहां आज बर्फबारी की वजह से जिंदगी मुहाल है, दरअसल बर्फ की चादर में हमेशा के लिए समा जाए। दुनिया पर मंडरा रहा है सफेद आफत का सबसे बड़ा खतरा। क्या मिनी आइस एज की ओर बढ़ रही है हमारी धरती? क्या एक दशक बाद धरती के एक बड़े हिस्से पर होगा बर्फ का राज? ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वेलेंटीना जारकोवा की माने तो साल 2030 से आग उगलता सूरज स्लीप मोड में जा सकता है। सूरज की आग शांत होने का असर ये होगा कि धरती के कई हिस्से जम सकते हैं और ये किसी मिनी हिमयुग की तरह होगा जहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। जारकोवा की स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2030 तक सूर्य की एक्टिविटीज में करीब 60% तक की कमी आएगी। ये सूरज के स्लीप मोड में जाने जैसी स्थिति है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इससे मिनी आइस एज की स्थिति पैदा हो सकती है। साल 2030 और 40 के दौरान सूर्य के नॉर्थ और साउथ पोल में एक ही समय पर तरंगें उठेंगी और ये दोनों ही एक दूसरे के प्रभाव को लगभग खत्म कर देंगी। इससे धरती पर हिमयुग की शुरुआत हो सकती है। 30 साल अर्ली है, ये बात सही है कि आप ये नहीं कह सकते कि 30 साल में, पर यह है कि इन्हांस्ड लेवल होगा इसका, क्योंकि ये ऑलरेडी एक लिग्यूस एक साइंटिस्ट थे
उन्होंने ये प्रूव किया है कि ग्रीनलैंड में 0.01 सी लेवल का है, वो रिवर्स जा रहा है और जो डिपोजिशन ऑफ स्नो है वो ज़्यादा है। प्रोफेसर जारकोवा की टीम का दावा है कि साल 2020 से 2050 में सूर्य का हीट आउटपुट धीरे धीरे कम होता जाएगा और इससे धरती पर तापमान में गिरावट होने लगेगी। सूर्य की तपिश में ये कमी उसके इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड में आए बदलाव से होगी। ये सब हो रहा है घटते सन स्पॉट्स की वजह से। इससे सूरज की गर्मी कम होती जाएगी और धरती बर्फ की आगोश में समाती चली जाएगी। ऐसा ही खौफनाक मंजर साल 1645 में सामने आया था, जब धरती पर मिनी हिमयुग की शुरुआत हुई थी। मिनी आइस एज का ये दौर 1715 ईस्वी तक रहा, जिसकी चपेट में यूरोप से लेकर नॉर्थ अमेरिका तक रहे। उस दौरान लंदन की टेम्स नदी पूरी तरह जम गई थी। तो क्या एक दशक बाद सूरज की कम होती ताकत धरती पर प्रलय का सबब बनेगी? क्या एक बार फिर धरती पर हिमयुग का हाहाकार मचेगा? टीम न्यूज़ नेशन। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी के रिसर्च और उसके साथ साथ तमाम कई और तथ्यों को अगर जोड़कर देखें तो इसमें शायद दो राय नहीं है किस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, खास करके यूरोप और अमेरिका में। ऐसे में परिकल्पना कीजिए कि 2050 या 2055 तक इन देशों में जिंदगी क्या हो सकती है। जरा सोचिए, जब साल के 12 महीने बर्फ हो तो आदमी जिएगा कैसे? मिनी हिमयुग के इस बड़े खतरे का ट्रेलर अभी से अमेरिका और यूरोप में दिखने लगा है। आशंका जताई जा रही है कि बर्फबारी का तांडव झेल रहे अमेरिका के कुछ हिस्सों में टेम्परेचर मंगल ग्रह से भी कम हो सकता है, यानी इन हिस्सों में तापमान -35 डिग्री से भी कम हो सकता है। अमेरिका के 90% हिस्सों में पहले से ही तापमान माइनस में चला गया है। इस बार की बर्फबारी कई रिकॉर्ड तोड़ रही है। बॉम्ब साइक्लोन के कारण फ्लोरिडा में 30 साल में पहली बार बर्फ गिरी है। आंकड़ों के मुताबिक 133 साल बाद अमेरिका में इतनी सर्दी पड़ रही है और अब बर्फीले तूफान की वार्निंग दी जा रही है। जॉर्जिया और कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों में झीलें और फाउंटेन ठोस बर्फ में तब्दील हो गई हैं। टेक्सास से कनाडा तक 10 करोड़ लोग सर्द हवा से परेशान हैं। भारी बर्फबारी में पावर कट की आशंका के कारण लोगों को इमरजेंसी लाइट और दूसरे जरूरी गैजेट्स चार्ज रखने को कहा गया है। इस भयानक सर्दी का शिकार सिर्फ अमेरिका ही नहीं है। ब्रिटेन के वेस्टर्न हिस्से और आयरलैंड में बर्फबारी और कड़ाके की ठंड मिनी आइस एज के खतरे का अलार्म बजा रही है। बर्फबारी से बेहाल ब्रिटेन में भी बर्फीले तूफान की आशंका जताई जा रही है। अगर हिमयुग वापस लौटेगा तो क्या होगा? क्या सड़कों और गलियों में एक बार फिर आइस शीट्स की मोटी परत बिछ जाएंगी? सफेद आफत के कारण क्या अस्पतालों में जरूरी सामानों की सप्लाई रुक जाएगी? बर्फबारी में पावर सप्लाई फेल हो जाएगी? अगर ऐसा हकीकत में हुआ तो जीवन की गुंजाइश पर ग्रहण लग जाएगा। हालांकि हिमयुग के दावे वाली इस रिपोर्ट को लेकर जानकारों में मतभेद हैं। टीम न्यूज़ नेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि बर्फबारी की वजह से पूरी दुनिया अभी पस्त है और हिंदुस्तान में भी हमें कोहरे की वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। लेकिन अब रेल से सफर करने वाले तमाम यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। एंटी कोलिजन डिवाइस जो कि 1000 ट्रेन में लगाया गया है, वो अपने आप में आपको एक सुरक्षित यात्रा का भरोसा देता है। कोहरे की वजह से ट्रेन की रफ्तार कम जरूर हो जाती है, लेकिन एंटी कोलिजन डिवाइस हादसे को बचाने में काफी मददगार साबित होगा। न्यूज़ नेशन ने रेलवेज के इस नए काम को देखा। आइए आपको भी अवगत कराएं कि कैसे ये सब कुछ आपको सुरक्षित बनाने के लिए किया जा रहा है। कोहरे में सबसे ज्यादा रेल मार्ग बाधित होता है, लेकिन कोहरे में क्या वो फॉग सेफ्टी डिवाइसेस हैं जो रेल पिछले कई सालों से रेलवेज में इनरोल किए गए हैं, जो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कई रेल कार्स में ऑलरेडी हैं। तो आज हम रेल कार में ट्रैवल करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार वो कौन से फॉग सेफ्टी डिवाइस हैं जो कि एक्सपेरिमेंट बेसिस पे सक्सेसफुल हुए हैं। और आज इस रेल कार में ट्रैवल करके, जो इंस्पेक्शन रेल कार है, इसमें ट्रैवल करके हम जानेंगे कि फॉग को किस तरह से फॉग सेफ्टी डिवाइस कितना बेहतर से कंट्रोल कर पाता है और क्या उसमें इमेजिंग, मैपिंग
और जो चित्र हैं वो क्या, और सिग्नल और ट्रैक्स बेहतर तरीके से फॉलो किए जाते हैं या फिर अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो आज ट्रैवल करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये फॉग सेफ्टी डिवाइस किस तरह से काम करता है। आपको एक बार दिखाओ तो आप ट्रेन जो हम इंजन में है और आप देख सकते हैं कि आगे काफ़ी आगे तक, यानी कि अगर 200 मीटर के बाद की विजिबिलिटी देख लें तो विजिबिलिटी बिल्कुल नेग्लिजिबल है। सर, अभी ये जो फॉग सेफ्टी डिवाइस है कितने रेल्स में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं और आगे कितनों में इंस्टॉल होने वाले हैं? ये हम लोगों के पास करीब 700 डिवाइसेस नॉर्दर्न रेलवे में हैं, जिसमें से 300 से 400 लाइन पे चलते रहते हैं और करीब 5000 का हमने सैंक्शन लिया है और पूरे रेलवेज में हम लोग करीब इतने ही डिवाइसेस खरीदेंगे और रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होगा। ये सर, आगे आने वाले दिनों में बहुत ही हाई एंड डिवाइस यानी कि त्रिनेत्र पे लगातार बहुत ही एक हाइप भी किया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि जब वो आ जाएगा तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, ऑलमोस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगी कोहरे को लेकर के। ऐसा कब हो सकता है, कब तक उम्मीद की जाए? देखिए, सारी समस्याएं तो नहीं खत्म हो सकती क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट होती है डील करने में, लेकिन त्रिनेत्र आने से जो फॉग सेफ के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा ड्राइवरों को कॉन्फिडेंस मिलेगा क्योंकि एक विजुअल इमेज मिलेगी उनको ट्रैक की। तो विजुअल इमेज के सहारे वो अपनी स्पीड्स काफ़ी तेज़ कर सकते हैं और परिचालन ओवरऑल बढ़ जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल, सर अभी जो सेफ्टी डिवाइस इंस्टॉल्ड है अगर इसकी बात करें तो ये सिग्नल आगे आने वाला बताती है या फिर सचेत कर देती है या ट्रैक के बारे में कुछ स्पीडिंग रिगार्डिंग बताती है? एक्चुअल में क्या क्या चीज़ है जिसको पहले ही बता देती है? जैसे सिग्नल के अप्रोच को बताती है, सिग्नल के कलर को नहीं बताती है, और जैसे स्टेशन आ रहा है, लेवल क्रॉसिंग आ रही है तो उसके बारे में पहले सचेत कर देती है। तो ड्राइवर अगर तेज़ चला के उसके एडिक्वेट डिस्टेंस से पहले ब्रेक लगाना चाहें तो वो करने में सक्षम रहता है इस डिवाइस की वजह से। तो उसकी वजह से ड्राइवर अपनी स्पीड्स बढ़ाते हैं। बता दो कि फिलहाल ये जो फॉग सेफ्टी डिवाइस इंस्टॉल की गई है ये अभी 700 रेल में यानी कि नॉर्दर्न रेलवे में फुल्ली इंस्टॉल्ड है और इक्विप्ड है और जिसमें काम किया भी जा रहा है। लेकिन ये कहा जाए कि इससे बहुत हद तक प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिन ट्रेन की गति 10 से 15 किलोमीटर कोहरे की दिनों में रहती है वो 25 से 30 आ जाती है। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि जो ट्रेन आपकी 22-30 या एक दिन लेट आती थी वो अब कम होकर के उनका यानी कि कमी आ गई है लेट में, लेकिन आपके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करे टाइम पे पहुंच जाए ये अभी कहना मुश्किल है। और आगे आने वाले जो हाई एंड डिवाइस है त्रिनेत्र उस पर काम पड़ेगा। एक और बात आपको बता दूं कि कोहरे के दिनों में 140 ट्रेन औसतन डिले होती हैं और 18 से 20 ट्रेनें रद्द की जाती हैं। तो ये जो स्थिति है इस वक्त देखते हैं कि कितनी जल्दी मीट ऑन होती है कोहरे की वजह से। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ हर्षद अनवानी, न्यूज़ नेशन। और जब हम तकनीक की ही बात कर रहे हैं तो युद्ध एक ऐसा क्षेत्र है जहां तकनीक का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। अमेरिका ने कुछ ऐसी तकनीक इस्तेमाल की है जिसके जरिए अब रोबोट्स का इस्तेमाल अंतरिक्ष के स्पेस स्टेशन के रिपेयर यानी कि मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर स्पेस वॉर जैसी स्थिति भी उत्पन्न होती है तो ये रोबोट्स अंतरिक्ष के स्पेस स्टेशन को न सिर्फ उसकी मरम्मत कर पाएंगे बल्कि युद्ध में शरीक भी हो पाएंगे। अब तक जो आपने फिल्मों में देखा, अब जो एक कोरी कल्पना थी, अब वो हकीकत में बदलने वाली है। क्योंकि रोबोट अब वो करेंगे जो अब तक असंभव था। क्योंकि बनने वाला है ऐसा रोबोट जो सैटेलाइट्स में दोबारा ईंधन भर सकता है, जो सैटेलाइट्स की मरम्मत कर सकता है। इतना ही नहीं, ये रोबोट स्पेस वॉर के समय दुश्मनों के विमानों का खात्मा भी कर सकता है। दरअसल अमेरिकी सरकार की डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स यानी डार्पा और नासा ने इस तरह के मिशन को साकार करने का काम शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि नासा का ये रोबो अंतरिक्ष में प्रदूषण कहे जाने वाले मलबे की कक्षा को भी साफ करेगा। आपको बता दें कि 2015 में मानव मुट्ठी से बड़ी करीब 25,000 मानव निर्मित वस्तुएं और धरती की परिक्रमा कर रहे डाइम से बड़ी 5 लाख वस्तुएं अंतरिक्ष में फैली हुई थी। इन रोबोट की सबसे खास बात यह है कि ये सैटेलाइट्स की क्लास में मैकेनिकल शत्रुओं के खिलाफ सामना करने में भी सक्षम होंगे, जिससे साफ है कि स्पेस वॉर के हालात बनने की स्थिति में नासा के हाईटेक रोबोट्स दुश्मनों के सैटेलाइट्स को पलक झपकते ही खत्म कर देंगे। टीम न्यूज़ नेशन। ऐसा नहीं है कि रोबोट सिर्फ विध्वंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर अंतरिक्ष में रिपेयर या मरम्मत करने के लिए। रोबोट्स का इस्तेमाल आजकल सर्जरी में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, मेडिकल साइंस में। और ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अहमदाबाद के एक हॉस्पिटल की, जहां पे रोबोटिक सर्जरी के जरिए एंजियोप्लास्टी की गई है। जी हाँ, हृदय का ये सर्जरी रोबोटिक आर्म के जरिए किया गया है और जिसे अपने आप में काफ़ी
बड़ा माना जा रहा है, एक बड़ी पहल मानी जा रही है, क्योंकि रोबोटिक आर्म के जरिए किए गए इस सर्जरी में एक तरह से देखा जाए तो गलती की गुंजाइश न के बराबर होती है, क्योंकि तमाम चीज़ें पहले से प्रोग्राम्ड होती हैं और रोबोटिक आर्म उसी हिसाब से अपना पूरा काम करता है। ऐसा माना जाता है कि इस तरह की सर्जरी में बहुत कम खून का नुकसान होता है और आप बहुत जल्द अपनी रिकवरी कर सकते हैं और काम पर वापस लौट सकते हैं। क्वेश्चन आवर में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ स्टेशन।